एग्जामिनेटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुई थी। उसका लेक्चर 1 था, अब लेक्चर 2 है। उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा है उससे आगे जो भी है उसका डिस्कशन करूँगा इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी उस यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं कृपया करके सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिलता रहे। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 26 क्वेश्चन नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। Which of the following is used in urban area where the span is lower but high connectivity is required? तो वहाँ पे हमेशा ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर जो होता है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का मतलब जो कंडक्टर मटेरियल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम कंडक्टर होता है इसका लो रेसिस्टेंस होता है। दो चीज़ याद रखिए, लो रेसिस्टेंस एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर मैं दूसरा बात करूं, यहाँ पे एक होता है ट्रिपल, ये देखो ट्रिपल AC, कभी कभी ट्रिपल AC दे देगा। ट्रिपल AC का मतलब ही होता है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो इसको जो हम लोग यूज़ करते हैं लो वोल्टेज रेंज के लिए, लो वोल्टेज रेंज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एलॉय रेनफोर्स कंडक्टर हो गया आपका। तो एलॉय रेनफोर्स कंडक्टर जो होता है ये हैवी वेट होता है, इसमें ज़्यादा वेट होता है इसका, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ट्रांसमिशन लाइन में कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन में, अगर आपसे कोई पूछे तो एल्युमिनियम कंडक्टर ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। कहाँ पे? ट्रांसमिशन लाइन में, एयरफोर्स। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, ACR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सबसे खासियत ये होता है ACSR का, कि इसका तो सबसे पहले होता है कि आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जहाँ पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा लो वेट होता है इसका क्या होता है, लो वेट, मतलब ज़्यादा भारी नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे है कि ACR कंडक्टर में जो समझो दो टावर है, ठीक है। ये दो टावर के बीच में जो स्पेन लेंथ होता है और कंपेयर टू दूसरा कंडक्टर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो ये हो गया आपका कंडक्टर। दो टावर के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, स्पेन लेंथ। स्पेन लेंथ अगर कभी पूछे एग्जाम में तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is considered as a controller in a automatic toaster system? कंट्रोलर इसमें से कौन सा है, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक टोस्टर के बारे में बोला है, तो रिले जो है एक्ट एज ए क्या है, कंट्रोलिंग एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायर गेज का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वायर गेज का यूज करके आप क्या नहीं कर सकते हो। देखो वायर गेज जो होता है हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर ऑफ द वायर को मेजर करते हैं, ठीक है। वायर गेज का यूज हम लोग क्या मेजर करने के लिए, डायमीटर, आप लिख सकते हो डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ वायर, वायर का कितना डायमीटर है उसका हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कितना सेफली कैरी कर सकता है वो मेजर करते हैं। यह सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उच्च धारा से सुरक्षा। ऐसा कुछ नहीं है कि वायर गेज सुरक्षा प्रदान करता है। वायर गेज का मतलब आप कितना करंट उस वायर के थ्रू फॉलो कर सकता है, ठीक है। कितना करंट फ्लो करेगा उससे हम मेजर कर सकते हैं। तो कभी कभी SWG के बारे में पूछेगा, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। एक होता है AWG। AWG से समझ गए होंगे अमेरिकन
अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉस्ट ऑफ द फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन, किस प्लांट में फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम होता है एंड मैक्सिमम इन किस प्लांट, मतलब किस प्लांट में जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मिनिमम होता है और किस में ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जो कोल वेस्ट पावर प्लांट होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और दूसरा में क्या हो जाएगा, स्टीम या कोल वेस्ट पावर प्लांट, क्योंकि कोल को आप कहीं कोल माइन से लेके जहाँ पर भी प्लांट रहता है वहाँ पे आप लाते हो, तो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोलिक और स्टीम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर HVDC ट्रांसमिशन। देखो HVDC ट्रांसमिशन के बारे में पूछा है, इनकरेक्ट। तो HVDC ट्रांसमिशन में कोरोना लॉस जो होगा क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हाई कोरोना लॉस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखो HVDC ट्रांसमिशन में गुड वोल्टेज रेगुलेशन होता है, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, क्योंकि आप +- 1200 kV तक आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, जबकि अगर AC वोल्टेज है, AC ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसको आप मैक्सिमम इंडिया में जो अभी चल रहा है 765 kV तक आप ट्रांसमिट कर सकते हो। वही आप DC वोल्टेज है तो आप 1200 kV तक ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन यूज्ड एट ए क्रॉसिंग ऑफ लाइन विथ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स ETC। तो इसका मतलब क्या होता है, गार्डिंग, GORDING, गार्डिंग होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गार्डिंग। तो गार्डिंग का मतलब क्या होता है, गार्डिंग इज ए सिस्टम दैट इज मेड टू प्रिवेंट द लाइव वायर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अदर, उसको क्या बोलेंगे, गार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में टर्मिनल A और B पर नॉर्टन की धारा कितना है। यहाँ पे नॉर्टन करंट आपको निकालना है। ठीक है, तो नॉर्टन करंट आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको नॉर्टन करंट निकालने के लिए तो आपको इस टर्मिनल को शॉर्ट करना पड़ेगा। सिंपल है, नॉर्टन करंट कैसे निकालेंगे, ओपन है तो इसके थ्रू करंट 0 हो जाएगा, लेकिन नॉर्टन करंट मुझे निकालना है तो इसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे, तो इसके थ्रू करंट कितना होगा। तो जैसे इसको शॉर्ट करेंगे तो ये रेसिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 50 वोल्टेज सोर्स है, 5 एम्पीयर का रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू नॉर्टन करंट IN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/5, तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पीयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 एम्पीयर इसका आंसर हो गया, आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात परिपथ वियोजन का उपयोग करके निम्नलिखित में कौन सी वोल्टेज रेंज सही है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब कहने को बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज करेक्ट फॉर यूजिंग ए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये क्या है, वैक्यूम VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मोस्टली वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग मीडियम वोल्टेज के लिए करते हैं, मीडियम वोल्टेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्यम वोल्टेज के लिए हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब मीडियम वोल्टेज का रेंज क्या होता है, 11 kV to 33 kV, तो ये क्या हो गया, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का रेंज। ठीक है, तो 11 kV से 33 kV के बीच में जो भी होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट ट्रू या फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये क्या बोल रहा है, ए टॉरॉयडल मैग्नेट हैज़ नो एयर गैप, द यूनिट ऑफ MMF इज वेबर पर एम्पियर। देखो पहला तो MMF है, MMF क्या होता है, MMF क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला आप याद रखो, रिलक्टेंस क्या होता है, MMF पर यूनिट फ्लक्स। ठीक है, तो अगर आपको MMF निकालना हो, MMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स। ये फॉर्मूला आपको आप याद रखिए, MMF के केस में रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, MMF पर यूनिट फ्लक्स होता है। तो अगर मैं केस 1 की पहले बात करूँ, ए
टोरोडाइल मैग्नेट हैज़ नो एयर गैप। तो ये बात क्या है, सही है। टोरोडाइल एयर गैप मतलब क्या होता है, सपोज करो कोई कॉइल ले लिया हम, पहले हम क्या टोरोडाइल बनाते हैं, ये ऐसे करके हो गया, ठीक है, एक रिंग है समझो, मैंने एक रिंग ले लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक कॉइल बनाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक कॉइल इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सप्लाई लगा सकते हो, सप्लाई दे सकते हो इस कॉइल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक है जो नो एयर गैप, देखो इसमें कोई एयर गैप है नहीं है, तो ये क्या है, ये सही ऑप्शन है पहला। दूसरा यूनिट ऑफ एमएमएफ क्या होगा, तो यूनिट ऑफ एमएमएफ क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 1, मतलब ट्रू होगा, और दूसरा क्या होगा, ट्रू, और दूसरा क्या होगा, फॉल्स। समझ गए, तो इसका सही आंसर होगा ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू सिंक्रोनस मोटर द स्टेट ट्रू या फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द परसेंटेज स्लिप इज ऑलवेज 0। देखो परसेंटेज किसके बारे में पूछा है, सिंक्रोनस मोटर के बाद। तो परसेंट स्लिप हमेशा क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में हमेशा 0 होता है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू, जो सिंक्रोनस मोटर होता है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। तो जो रोटर का स्पीड होगा वही क्या होगा, स्टार्टर का स्पीड होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, NS इक्वल टू NR, तो स्लिप क्या हो जाएगा, 0। स्पीड रेगुलेशन ऑलवेज 0। जब आपका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, दोनों का स्पीड हमेशा मैच होता है, तो रेगुलेशन क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो दोनों सही है। तो दोनों सही के केस में दोनों ट्रू हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो मतलब ट्रू या फॉल्स पूछ दिया तो इसको आप ऐसा मत समझो कि बहुत ज़्यादा ये कर दिया कंप्लीट, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। और स्पीड रेगुलेशन का फार्मूला आपको पता है ना, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड स्पीड, ठीक है। स्पीड एट नो लोड, माइनस स्पीड एट फुल लोड, FL लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्पीड एट फुल लोड, ये क्या हो गया, स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला हो गया। अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। और सिंक्रोनस मोटर जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, इन एन अल्टरनेटर पोल पिच इज ऑलवेज कितना डिग्री होता है, तो आप क्वेश्चन से पोल पिच हमेशा कितना होता है अल्टरनेटर का, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो पोल पिच होता है, पोल पिच जो होता है हमेशा क्या होता है, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, समझ गए, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, 180। पोल पिच में ही पिच फैक्टर या कॉइल स्पेन फैक्टर, PC कभी अगर पूछ लेगा एग्जाम में, KC क्या होता है, तो cos α/2 होता है फार्मूला। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, माने KD इक्वल टू क्या होता है, sin m/2 m sin β/2, ठीक है। वाइंडिंग फैक्टर KW पूछ लेगा तो क्या होता है, KC × KD। ये सब पॉइंट जो है आपको याद रखना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है। अब देखो हमेशा हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जब भी मैं अगर यहाँ पे बोलूँ पोल पिच के बारे में, तो समझो कि कोई मैग्नेट है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेट है एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे साउथ है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन लिया, यहाँ से भी मैंने डॉटेड लाइन लिया, तो डॉटेड लाइन लिया तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो भी रेंज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉइल स्पेन, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे इस तरह से रहता है इंड कनेक्शन, ये इंड कनेक्शन होता है, इंड कनेक्शन, समझ गए। दो पोल के बीच में क्या होता है,
पुल पिच होता है, उसी को कॉइल स्पैन बोलते हैं, जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है दोस्तों, ये दोनों, ये होता है कॉइल साइड, कॉइल साइड, समझ गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता? देखो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका क्या क्या काम करता है। डीसी जनरेटर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही रूप है, तो ये भी ट्रांसफार्मर भी काम करता है, एसी जनरेटर भी काम। हॉट प्लेट क्या है, फैराडे लॉ पे काम नहीं करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हॉट प्लेट। नेक्स्ट है, जब एक प्रत्यावर्ती की गति को 3000 आरपीएम दिया हुआ है से 1500 आरपीएम में परिवर्तित किया जाता है, तो प्रति फेज उत्पन्न ईएमएफ क्या हो जाएगा। देखो, पहले स्पीड क्या था 3000, अब क्या हो गया 1500। तो आपको पता है कि ईबी मतलब जो भी ईएमएफ होता है, ईबी बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो ये कर सकते हैं EB1/N1 इक्वल टू EB2/N2। EB1 मतलब EB मतलब बैक ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे EB1, तो इसको मान लेते हैं, EB1 रहने देते हैं। N1 क्या है 3000 और EB2 और N2 क्या है 1500। तो EB2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 EB1। तो कह सकते हैं कि जो EB2 होगा, जो वोल्टेज होगा ईएमएफ जनरेटेड पर फेज विल बी, जब स्पीड 1500 आरपीएम होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा EB1 का। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हाफ, मतलब आधा, ठीक है। ACSR की विशेषता निम्नलिखित कौन सी है? तो मैं अभी बताया था, क्वेश्चन भी आया था, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का क्या होता है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी उच्च यांत्रिक सामर्थ्य। इसी को हम लोग हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। समझ में आ गया। और ये क्यों यूज करते हैं ACR कंडक्टर, कोरोना को रिड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं, रिड्यूस कोरोना लॉस, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिफिन इंक्रीज रैपिडली टू एन अपर लिमिट नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41, ताप विद्युत संयंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राख प्रसरण उपप्रणाली आस हैंडलिंग सबसिस्टम से संबंध रखते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर का काम ही है क्या करना है, आस हैंडलिंग सबसिस्टम को मैनेज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर। देखो क्या होता है, स्टीम पावर प्लांट में जब कोयला हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोल यूज़ करते हैं, तो कोल जब जलता है तो उससे कुछ, जब कोल जलेगा तो उसमें कुछ न कुछ जलने के बाद उसमें आस बचता है, जिसको हम लोग छार बोलते हैं, ठीक है। तो आस बचता है, तो उसमें बहुत टाइप का क्या क्या होता है, मटेरियल्स होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसा मटेरियल्स होता है जो कि अगर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो नुकसान करेगा, थ्रू चिमनी के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए चिमनी के पास ही हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर लगाते हैं, जो भी उसमें जो कि एटमॉस्फेयर को नुकसान देगा वो सब क्या करता है, उसमें ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर का यही काम है, क्या आस में कुछ भी अगर अननेसेसरी चीज़ है जो कि सही से बर्न नहीं हुआ है, उसको क्या करता है, अपने ओर खींच लेता है। समझ गए। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग डस्ट कलेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए पैरेलल ग्रुप क्लेम्स। तो यहाँ पे पैरेलल ग्रुप्स क्लेम, तो आपको पीजी नाम से ही लगा होगा कि पीजी क्लेम्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय मोटर इफ द टोटल पावर इज 400 वोल्ट पावर फैक्टर दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन, आपका एस दिया हुआ है, ठीक है, 400 वोल्ट एम्पियर और पावर फैक्टर cos 5 दिया हुआ 0.5।
अब देखो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताए थे, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल में क्या बताए थे, ये रियल होता है, ये क्या होता है रिएक्टिव होता है, और ये क्या होता है कम्प्लेक्स होता है, और क्या होता है ये एंगल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको फार्मूला पता हो तो मैं क्या बताया था, निकालना क्या है यहाँ पे आपको एक्टिव पावर निकालना। एक्टिव पावर मतलब रियल पावर निकालना, आर निकालना, रियल पावर निकालना आपको। आर मतलब रियल पावर, रियल पावर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। पी निकालना, तो पी निकालना है तो आपको क्या होगा, कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, बेस, बेस मतलब रियल पावर बाई एपरेंट पावर, एपरेंट पावर या उसी को कम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं। तो कॉस फाई दिया हुआ 0.5, रियल पावर क्या है निकालना है, पी लिख लो, और क्या है एस क्या है 400, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 वाट। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा इस टाइप का तो आप आसानी से इसको आप याद रखिए, तो इसे आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है इस क्वेश्चन का और कुछ नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर में बी ऑपरेटेड ऑन डीसी या सिंगल फेज, दोनों पे कौन मोटर यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर हम लोग एसी से भी चला सकते हैं और डीसी से भी चला सकते हैं, दोनों से चला सकते हैं, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सिर्फ एसी से, सिंक्रोनस मोटर एसी, सिंक्रोनस मोटर में क्या है एसी किस में डालते हैं स्टार्टर में, और रोटर में क्या देते हैं डीसी एक्साइटेशन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्साइट करने के लिए देते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एसी डीसी दोनों पे सिंक्रोनस मोटर काम करता है। सिंक्रोनस मोटर भी सिर्फ एसी पे काम करता है और डीसी मोटर सिर्फ डीसी पे काम करता है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर में आप एसी सप्लाई दो या डीसी सप्लाई दो, दोनों सप्लाई पे चलता है। इस तरह से उसके रोटर के उसका जो प्रिंसिपल होता है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जितने भी यूनिवर्सल मोटर का जो अगर आप यूज़ करते हैं, तो जैसे मिक्सर में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको आप एसी और डीसी दोनों चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यूनिवर्सल मोटर में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसमें एप्लीकेशन अगर आपको लिखना हो, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो पहले तो होता है पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन में, ठीक है। ग्राइंडर अभी बताए थे, ग्राइंडर या मिक्सर जो भी होता है, ग्राइंडर या मिक्सर में। टेबल फैन में भी यूज़ करते हैं, टेबल फैंस जो कि दोनों पे चलता है। तो ये सब आपका हेयर ड्रायर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर्स आप चला के देखना हेयर ड्रायर्स को, वो उस पर भी चलेगा। ब्लोअर्स, तो ये सब क्या है एप्लीकेशन है किसका, यूनिवर्सल मोटर का, आप याद रखें। इसलिए मैंने लिख दिया कि आपको अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको, क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सेम ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, एप्लीकेशन ही इतना है कि मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए एज ए रिविजन क्लास में आप, मैं सोचता हूँ कि आप अगर यहाँ पे कुछ कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आप इसमें कुछ नया चीज़ सीखो जो कि आपको बेनिफिट में मिलेगा एग्ज़ाम में, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे। ए साइनसॉइडल वोल्टेज है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 110 वोल्ट, फाइन पीक टू पीक। जब भी पीक टू पीक का बोलेगा ना, पीक टू पीक मतलब समझो पीक टू पीक ये है। अब देखो ये वी मैक्स हो गया, वी मैक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस वी मैक्स। तो यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ 110 वोल्ट है, और यहाँ से यहाँ क्या है माइनस 110 वोल्ट है। तो पीक टू पीक बोल रहा है तो 110 और प्लस 110 जोड़ दो, माइनस माइनस मत देखो, दोनों इसका पीक और इसका पीक क्या है 110 प्लस 110 तो कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। तो सही आंसर क्या होगा 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज आरएलसी सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर व्हेन। देखो यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, जब भी सीरीज आरएलसी सर्किट, तो यूनिटी पावर फैक्टर का पहला कंडीशन होगा सीरीज आरएलसी सर्किट जो है एट रिजोनेंस कंडीशन पे, एट रिजोनेंस कंडीशन पे ही क्या होगा cos फाई पावर फैक्टर 1 होगा, cos फाई पावर फैक्टर 1 होगा। तो रिजोनेंस का कंडीशन क्या है XL इक्वल टू XC होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा आपका XL इक्वल टू XC, समझ गया। और सर्किट जो है एट मतलब रिजोनेंट कंडीशन पर
जो इम्पीडेंस होगा इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर है तो 0 हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब भी एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो उसको बोलेंगे कैपेसिटिव, समझ गए। और जब भी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हो जाएगा उसको बोलेंगे इंडक्टिव, समझ गए। तो ये सब याद रखिए, हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट पता चलेगा, अगर कैपेसिटिव होगा, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो कैपेसिटिव होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर, और ये इंडक्टिव होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर, समझ गए, लैगिंग पावर फैक्टर। देखो हम लोग जो है ना, जैसे मैं एक पावर फैक्टर कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे अगर 0.95 है पावर फैक्टर लैगिंग में, इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब आप क्या समझते हो, 0.95 लैगिंग का मतलब यूनिटी है, अगर 1 है पावर फैक्टर तो इसका मतलब आप क्या समझते हो। तो अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो मतलब लोड जो है, कनेक्टेड लोड जो है वो 100% क्या है, रेसिस्टिव लोड है, रेसिस्टिव लोड है, इसलिए पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है, मतलब लोड जो भी कनेक्ट है वो हमेशा रेसिस्टिव लोड होगा तो यूनिटी होगा। यहाँ पे 0.95 मतलब हो गया लैगिंग है ना, तो इसका मतलब है 95% लोड, आपको इस बुक में बहुत कम जगह मिलेगा इस तरह से, 95% लोड रेसिस्टिव होता है और 5% जो लोड है, क्योंकि लैगिंग है तो इंडक्टिव लोड होगा, क्या होगा, इंडक्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है। और वही अगर यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ कि 0.84 लीडिंग है, लीडिंग पावर फैक्टर है, तो इसका मतलब 84% जो लोड है क्या है, लोड क्या है, रेसिस्टिव है, रेसिस्टिव लोड है, और सॉरी वो क्या थोड़ा मोमेंट हो जाता है, टच ज़्यादा हो जाता है ना, और 16% लोड जो है क्या होगा, लीडिंग है तो क्या होगा, कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटिव लोड होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, 4 identical resistors are connected in series. If the equivalent resistance of the series connection is 500 ohm, find the value of each. आपको यहाँ क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि कनेक्टेड इन सीरीज में क्या है, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन इज क्या है, 500 ओम, तो फाइंड द वैल्यू। तो 500 इक्वल टू 4 रेजिस्टेंस आइडियल है तो R प्लस आर सब R होगा, सीरीज में होगा तो 4R इक्वल टू 500, तो R इक्वल टू 125 ओम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम परमिशेबल करेंट थ्रू ए रेसिस्टर इज 250 मिली एम्पियर इफ द रेसिस्टर इज रेटेड एज R, और इतना दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है इफ द रेसिस्टर इज रेटेड एट R ओम और 0.5 वाट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R क्या होगा। तो सिंपल आपको फार्मूला आपको पता है, P रेटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई रेटेड मैंने रेटेड करेंट का स्क्वायर इंटू R, सब दिया हुआ है आपका, P रेटेड दिया हुआ है तो मुझे R निकालना है। P रेटेड क्या है 0.5, आई रेटेड स्क्वायर मतलब 250 मिली एम्पियर है ना, तो 250 गुना 250 दो बार कर दिया इंटू मिली एम्पियर है तो 10⁻³ इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 8 ओम आपका आंसर आ जाएगा, सही आंसर क्या होगा, 8 ओम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में कौन सी परिघटना महत्वपूर्ण है जहाँ पर गैर समान क्षेत्र अपरिहार्य है। मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज इंपॉर्टेंट इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग वेयर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज अनअवॉइडेबल, उसको क्या बोलेंगे, कोरोना, कोरोना मतलब क्रिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए विद्युत वेल्डिंग के प्रकार की पहचान कीजिए। देखो विद्युत वेल्डिंग में क्या हमेशा ट्रांसफार्मर यूज होगा, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है स्टेप डाउन, हमेशा वेल्डिंग में हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं।
और यहाँ पे देखो वेल्डिंग कहाँ पे यूज़ कर रहा है, यहाँ पे एक मान के चलो ये ऊपर वाला एक क्या है, कोई प्लेट होगा और नीचे वाला प्लेट, इसके बीच का इस पार्ट को वेल्ड कर रहा है, तो 4 पॉइंट है। तो आपको पॉइंट से ही पता चल गया कि क्या है, सीम वेल्डिंग है, क्योंकि ये सरफेस है, समझो कोई सरफेस है ये और इस सरफेस है, इसको मुझे इस पार्ट को वेल्ड करना है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहा है, सीम हो रहा है, तो क्या होगा इसका, सीम वेल्डिंग। सही आंसर क्या होगा, सीम वेल्डिंग। और स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग होता है आप एक स्पॉट को वेल्ड करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पॉट वेल्डिंग। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सीम वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए नेटवर्क के लिए y11 ज्ञात कीजिए। देखो y11 क्या है, y पैरामीटर है, y पैरामीटर। अगर y पैरामीटर अगर आपको पता है, y पैरामीटर कैसे लिखते हैं, I1 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, और उसके बाद I2 इक्वल टू क्या होगा, y21 v1 प्लस y22 v2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्योंकि मुझे y11 लिखना है, तो y11 कहाँ पे है, यहाँ है, तो y11 अगर लिखें, y11 इक्वल टू क्या होगा, I1 बाई v1, कब होगा, जब v2 क्या हो जाएगा, जब v2 क्या होगा, 0 होगा। जब v2 को हम 0 करेंगे यानी शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज को हम शॉर्ट कर देंगे, किसका, जो इस साइड का जो भी वोल्टेज होगा उसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो जब इसको शॉर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 2 ओम, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 4 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में होगा, तो 2 × 4/6 होगा, तो कितना हो गया, 8/6 यानी 4/3 ओम हो गया। अब इसको क्या है कि ये आपका क्या हो गया, Z11 हो गया, इम्पीडेंस यहाँ का हो गया Z11। तो अगर इसको Y11 लिखना है तो क्या होगा, 1/Z11, तो 3/4 हो जाएगा, तो 0.75 सीमेंस क्या हो जाएगा, 0.75 सीमेंस। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन, सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए पैरामीटर का। ही 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कितना आ रहा है, अब देखो ये भी क्वेश्चन, ABCD पैरामीटर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट बी, सिंपल है, सिंपल इसलिए है कि आप ये याद रखो, V1 I1, एक बार ये याद रखो, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, अब आपका ABCD, उसके बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, V2 माइनस I2, ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर, यानी ABCD पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब यहाँ से पता चल गया, अगर कोई आपको पूछेगा B क्या है, तो B क्या है, B इक्वल टू क्या है, B की जगह क्या है, 8, अगर A पूछेगा तो 1, C पूछेगा 6, D पूछेगा 3, समझ गए। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। कभी कभी ये भी पूछ सकता था इसमें कि C/D का रेशियो क्या होगा, तो C आपको पता है 6/3, तो 2 होगा। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर सकते हो, चाहे किसी भी टाइप का। एग्जाम में डरना नहीं, एग्जाम में फाड़ना, समझ रहे, फाड़ेंगे कब, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम में आप कैसा भी क्वेश्चन आए दिमाग लगा के कर ही दीजिएगा, बस लगे रहिए मुन्ना भाई की तरह, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन जूल पर कूलम। देखो जूल पर कूलम हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, PD, ठीक है। जूल पर कूलम समझ गए। करंट का पता है, पावर का पता है, चार्ज का पता है, तो इसमें मैं क्या बताऊँ। फ्यूज या चालक के एक या एक से अधिक फेजों क्या है में पिघलने से क्या होता है। देखो फ्यूज का क्वेश्चन आ गया, मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ फ्यूज, या पूछा या मेल्टिंग ऑफ फ्यूज या कंडक्टर इन 1 या मोर फेज इज कॉज, तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम दोष हो जाएगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज ऑर्डर फॉल्ट, सिंपल क्वेश्चन है, FULT फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय नो इरिटेटिंग नॉइज एंड लो रेडिएशन लॉसेस। मतलब आप क्वेश्चन से पूछो सबसे एडवांटेजियस कौन सा है इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में, कि इसमें कोई भी नॉइज नहीं होता है और ना ही रेडिएशन लॉसेस होता है।
तो बेटर वर्किंग कंडीशन होता है इसका। क्या होता है? बेटर वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे द हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक हीटिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सबके लिए यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन था, लॉस प्रोटेक्शन इसमें बोल रहा है, लेकिन एडवांटेजियस कौन सा है? तो बेटर वर्किंग कंडीशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का दिया, देखो इस तरह का दिया, मतलब अगर आपका विजिबल नहीं है तो इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटर। आइसोलेटर, आइसोलेटर क्या होता है? ये हम लोग मोस्टली ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, किस लिए? आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। जो एक्टिव पार्ट है उसको आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेटर का मतलब समझो कि एक बस है, समझो ये बस है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक बस है, यहाँ पे मैंने क्या किया, समझ गए? ये क्या है? आइसोलेटर है, ये भी आइसोलेटर है। ये क्या है? सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर है। और यहाँ पे फिर एक क्या है? आइसोलेटर है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखो, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमको पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर क्या है? क्लोज हो जाएगा, ओपन होगा। सर्किट ब्रेकर तो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आइसोलेटर जब तक ओपन नहीं करेंगे तो ऐसा, मतलब देखो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप हाई वोल्टेज में डील करते हो तो प्रोटेक्शन इज ए वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो कि हम लोग लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आ जाए। जो भी काम अगर मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वहाँ पे करते हैं, इधर इंजीनियर्स हो, टेक्नीशियंस हो, लाइनमैन हो, फिटर हो, ट्रांसमिशन टावर पे या कुछ पे, ठीक है। तो आइसोलेटर क्या करता है, इस पहले तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, उसके बाद ये आइसोलेटर क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो, इसको ओपन कर देगा और ये भी ओपन कर देगा। तो ये बस क्या हो गया? एक्टिव, मतलब यहाँ तक ही सप्लाई मेंटेन रहेगा, इस टर्मिनल तक। इधर क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो इधर आराम से कोई भी टेक्नीशियन काम कर सकता है, ठीक है। आइसोलेटर जब भी ओपन करते हैं उसके बाद इसको एक होता है अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग होता है, अर्थिंग रॉड होता है, वो क्या करते हैं? उसको थ्रू ग्राउंड करके डिस्चार्ज करते हैं। जो भी इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा वो थ्रू ग्राउंड डिस्चार्ज कर देते हैं, ताकि जो भी चार्ज, स्टैटिक चार्ज इस पार्ट में होगा तो वो सब क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। समझ में आ गया? आइसोलेटर को डिनोट इसलिए करते हैं, तो इसको आइसोलेटर से डिनोट करते हैं। और आइसोलेटर क्या है? मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है, ना कि ऑटोमेटिक। आइसोलेटर इज मैनुअली, जब तक इसको आप ऑपरेट नहीं करेंगे, स्विच। नेक्स्ट, ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन, द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप। तो साइनोसॉइडल होता है, क्या होता है? साइनोसॉइडल इन नेचर, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इन एयर गैप में। समझ में आया? स्पीड कभी कभी पूछता है। स्पीड क्या होता है? अगर मान के चलो कि साइलेंट पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर है तो उसका स्पीड क्या होगा? 1000 RPM से कम होता है। कितना होता है? 1000 RPM से कम। समझ? अब कहाँ पे यूज़ करते हैं साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन? हाइड्रो पावर प्लांट में, पावर प्लांट में। साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर कभी कभी होता है ना, साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर, SPSG, उसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट में। एक होता है नॉन साइलेंट पोल, नॉन साइलेंट पोल सिंक्रोनस पूरा अल्टरनेटर। इसका स्पीड क्या होता है? हाई स्पीड होता है। किसका? जनरेटर का या अल्टरनेटर का? क्या रेंज होता है? 1500 से 3000 तक रन कर सकता है। आप सोच सकते हो कितना स्पीड। जब हाई स्पीड है तो इसका कहाँ पे यूज होगा? कहाँ पे यूज होगा? थर्मल में, थर्मल गैस प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जो नॉन साइलेंट पोल होता है उसका जो क्या होता है? डायमीटर होता है, ठीक है।
स्टार्टर का तो वो होता है स्मॉल डायमीटर होगा एंड लॉन्गर एक्सियल लेंथ होता है, और उसमें इसका उल्टा किस में हो जाएगा, साइलेंट पोल में हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया। अब देखो स्मॉल डायमीटर का मतलब सब समझो कि ये है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो डायमीटर होगा इसका ये स्मॉल होगा, लेकिन ये जो लेंथ होगा एक्सियल लेंथ, ये क्या होगा, एक्सियल लेंथ ये ज़्यादा होगा। समझ में आ गया इस तरह से। नेक्स्ट, फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनोसॉइडल करंट वेव मैक्सिमम वैल्यू इज 100 एम्पियर, फाइंड द आरएमएस वैल्यू फॉर द सेम। इसका आरएमएस वैल्यू आपको निकालना। तो आरएमएस वैल्यू क्या है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का आरएमएस क्या होता है, वी करंट में दिया है तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, आई एम बाई 2। तो आई एम 100 है और 2 कितना हो जाएगा 50 एम्पियर। अगर इसी में हाफ वेव की जगह फुल वेव पूछता तो क्या होता, आई आर एम एस आई एम बाई √2 होता। जब आई एम बाई √2 होता तो 100 बाई √2 होता, 100 बाई √2 होता तो 17.71 एम्पियर होता। लेकिन यहाँ पे हाफ वेव पूछा, तो सही आंसर क्या होगा 50 एम्पियर। व्हिच टाइप ऑफ वायल हैज़ द हाईएस्ट ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। तो सिलिकॉन वायल हैज़ हाईएस्ट क्या होगा, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, देखो सबका अलग अलग होता है। सिलिकॉन वायल का आप लिख लो 60 से लेके 100 kV पर मिलीमीटर होता है ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ये जो है ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ 60 to 100 kV पर mm, ठीक है। कैपेसिटर वायल का क्या होता है, लगभग 50 to 70 kV पर mm। ट्रांसफार्मर वायल का क्या होता है 30 to 50 kV पर mm। और ये केबल वायल का कितना होगा 40 to 60 kV पर mm। तो आप इससे आप पता कर सकते हैं किसका ज़्यादा है, सिलिकॉन वायल का ज़्यादा है। हाईएस्ट पूछा ना तो हाईएस्ट इसका हो जाएगा। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ जो होता है कि सपोज करो कोई किट है, ठीक है, एक किट है। अब मुझे कि ट्रांसफार्मर वायल का ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ निकालना है। तो एक कंटेनर होता है उसमें वायल डाल देते हैं, ठीक है, इसमें वायल है, ट्रांसफार्मर वायल है। उसके बाद उसका गैप रहता है कि इतना गैप पे कितना होना चाहिए उसका स्ट्रेंथ। अब यहाँ से सप्लाई करते हैं थ्रू किट मशीन से, ठीक है, यहाँ पे रख दिए, यहाँ सप्लाई करते, एक किट है इसमें सप्लाई करते हैं कितना kV, 1 kV 2 kV 3 kV 4 kV 5 बढ़ाते रहते हैं, 6 7 8 20 50। जब जैसे ही ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ पे जाएगा तो वो ट्रिप मार देगा। तो ट्रिप का मतलब उतना हम मैक्सिमम 6 बार काउंट लेते हैं उसका वैल्यू, उसके बाद उसका एवरेज करके वो निकालते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर वायल का ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ निकल जाता है। मैं प्रैक्टिकली बताया, लेकिन ये वैल्यू आप याद रखें, ट्रांसफार्मर वायल का एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो आप याद रखें इसको। द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ साइनोसॉइडल करंट इन ए सर्किट इज 30 एम्पियर। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट 30 डिग्री। बहुत सिंपल है, आई टी इक्वल टू क्या होता है, आई टी इक्वल टू क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी होता है। आई एम क्या हो गया, मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ द करंट। आई टी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम टी हो गया। तो आई एम आपका दिया हुआ कितना है 30, और क्या है एंगल दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो आई एम 30 इंटू साइन ओमेगा टी की जगह 30 कितना हो जाएगा 30 इंटू 0.5 या 1/2 कितना हो जाएगा 15 एम्पियर। सही आंसर क्या हो जाएगा 15 एम्पियर। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, और वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ वो डिस्कस करेंगे। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर कहीं भी डाउट लगे, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे मैं अगर गलत बता रहा हूँ तो वो भी आप मुझे काउंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने तरफ से ऐसा सोचता हूँ कि मैं आप लोग को मतलब कंसेप्चुअल बेसिस जो भी रिलेटेड पॉइंट है वो डिस्कस करूँ, एग्ज़ाम करंट एग्ज़ाम पे आधारित हो, ठीक है। तो
आप लोग लाइक भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको भी पता है कि मैं टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो वहाँ पे अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ा क्या होता है कि मतलब ऐसा लगता है कहीं गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।